बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 30 सितंबर 2023। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत टॉप हेडलाइन के साथ करते हैं। तो बात करते हैं कि बिहार नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने के खिलाफ के पाठक पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, सरकार की मंशा पर सवाल। लोकसभा चुनाव से पहले जेडीयू में घमासान, एक हफ्ते में 2 इस्तीफा, टॉप लीडर्स को कैसे संभालेंगे नीतीश। प्रशांत किशोर ने लालू नीतीश को एक साथ दिया झटका, पूर्व मंत्री और 5 बार के एमएलए को पार्टी में जोड़ा। 5 दिनों में 8 डिग्री चढ़ गया है पारा, इस तारीख से एक्टिव होगा मानसून, जाने कब होगी बारिश। सोशल मीडिया पर चैटिंग से शुरुआत, फिर दोस्ती और प्यार, घर वाले नहीं माने तो कपल ने उठाया बड़ा कदम। ठाकुर विवाद में अब बिहार को बांटने की मांग, पटना में लगे अलग राजपूताना राज्य के पोस्टर। दुनिया के सबसे दुखी देशों में शुमार है अफगानिस्तान का नाम, भारत और पाकिस्तान का नंबर जानकर रह जाएंगे हैरान। सरकारी स्कूल में कन्वेंट वाली सुविधाएं पूरे बिहार के लिए बन सकता है नजीर, यहां बच्चों ने खोल रखा है अपना बैंक। पटना जिले में 40% मौतें हार्ट अटैक से, 7% लोग हैं हृदय रोग के शिकार। सीएम के बाद पीएम बनेंगे नीतीश कुमार, ईद के मौके पर दरगाह पहुंचे बिहार के सीएम, अकीदतमंद बोले बिहार के बाद करे देश की खिदमत। बिहार में होगा बड़ा खेला, सियासी घमासान के बीच नालंदा रवाना हुए सीएम नीतीश, पाला बदलने की फिर से होने लगी है चर्चा। ठाकुर विवाद मामले में बोले लालू प्रसाद यादव, आनंद मोहन को नहीं है अकल और शक्ल, चेतन आनंद के पास भी है कम बुद्धि। देश में सांप्रदायिक शक्तियों का बोलबाला, संविधान बदलने की काफी कोशिश हो रही है, केंद्र पर लालू का बड़ा हमला। 2000 रुपए के नोट पर आम लोगों को मिल सकती है राहत, आरबीआई बढ़ा सकता है डेडलाइन। स्कूल में तंबाकू गुटखा खाने वाले गुरुजी अब बुरे फंसेंगे, शिक्षा विभाग गुप्त तरीके से जुटा रहा है जानकारी। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान से हो सकता है इंडिया गठबंधन का चुनावी आगाज, जातीय जनगणना पर हो रहेगा फोकस। बीजेपी ने नीतीश कुमार के लिए दरवाजे बंद कर दिए हैं, गिरिराज सिंह का बड़ा ऐलान। दोस्तों बात करते हैं विस्तार से। तो बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए से अलग होने के बाद लगातार देश की सभी विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने के अभियान में जुटे हुए हैं। नीतीश कुमार ने कई बार अपने बयान में कहा कि मुझे प्रधानमंत्री बनने की कोई भी इच्छा नहीं है, मुझे सभी को एकजुट करके बीजेपी को हराना है। लेकिन जदयू के कार्यकर्ता और नेता चाहते हैं कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बने, जब वे लोग कई बार नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल बता चुके हैं। इन सब के बीच अब नीतीश कुमार को लेकर के प्रधानमंत्री बनने के लिए दुआ मांगे जाने लगी है। जी हां, दरअसल सीएम नीतीश कुमार ने फुलवारी शरीफ में स्थित हजरत मखदूम सैयद शाह पीर मोहम्मद मुजीबुल्लाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह की मजार पर चादर पोशी की और राज्य में अमन, चैन एवं तरक्की की दुआ मांगी। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ राज्य के वित्त मंत्री विजय चौधरी भी मौजूद थे। दोनों ने दरगाह पर चादर पोशी की। इसके बाद नीतीश कुमार और विजय चौधरी ने दुआ मांगी। तभी पास में खड़े मौलवी ने दुआ में कहा कि जो खिदमत बिहार वासियों को मिला है वे पूरे बिहार भारत को मिले। आपकी तवज्जो से जो सूबे का 18 साल से वजीर आला रह सकता है वह आपकी तवज्जो से भारत का वजीर आजम बन जाए। वहीं इस चादर पोशी के बाद सीएम नीतीश कुमार मीडिया से बचते हुए नजर आए, लेकिन मुख्यमंत्री को बुलावा भेजने वाले लोगों से कहा गया है कि उर्स मुबारक के मौके पर यहाँ हर साल मेला लगता है, चादर पोशी होती है, हर साल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी यहाँ पहुँचते हैं।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने गुरुवार को भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर परोक्ष रूप से कटाक्ष करते हुए कहा है कि देश में अब सांप्रदायिक शक्तियां अधिक शक्तिशाली हो गई है। उन्होंने दावा किया है कि देश के संविधान को बदलने की कई कोशिशें की जा रही है। सड़क से संसद तक पुस्तक के विमोचन समारोह को संबोधित करते हुए लालू प्रसाद यादव ने कहा कि आज देश बदल रहा है, देश में अब सांप्रदायिक शक्तियों का बोलबाला है। देश के संविधान को बदलने की बहुत कोशिश की गई है। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते ही दिल्ली की एक अदालत ने नौकरी के बदले जमीन घोटाले मामले में लालू प्रसाद यादव को समन जारी किया था, जहां यादव के अलावा रेलवे के पूर्व अधिकारियों को भी 4 अक्टूबर को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया था। जहां इसके पहले भी लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले के कई मामलों में दोषी पाए जा चुके हैं, लेकिन वकील कपिल सिब्बल ने उन्हें हाईकोर्ट से जमानत दिलवा दी, जिसके चलते हुए जेल से भी बाहर हैं। हालांकि जमानत से पहले भी लालू प्रसाद यादव बहुत कम दिन ही जेल में रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई आम लोगों को 2000 रुपये का नोट बदलने के लिए थोड़ा और समय दे सकता है। आरबीआई आम लोगों को अक्टूबर तक नोट बदलने या फिर जमा करने का टाइम दे सकता है। सीनियर अधिकारी ने नाम ना देने की शर्त पर बताया है कि आरबीआई नोट बदलने का टाइमलाइन बढ़ा सकता है। अधिकारी ने कहा है कि आरबीआई 2000 रुपये के नोट बदलने और फिर एक्सचेंज करने का समय करीब 1 महीना बढ़ा सकता है। आरबीआई नॉन रेजिडेंट इंडियन यानी कि एनआरआई यानी कि विदेशों में रह रहे इंडियन को ध्यान में रख करके आगे बढ़ाने पर विचार कर सकती है। 19 मई को आरबीआई ने 2000 रुपये के नोटों को चलन से वापस लेने की घोषणा की थी। अभी तक 2000 रुपये के नोट को बदलने की आखिरी तारीख कल आज 30 सितंबर तक है। आरबीआई ने अभी तक आधिकारिक तौर पर डेट बढ़ाने की बात नहीं की है। आरबीआई ने सभी आम लोगों से अनुरोध किया था कि लोग 30 सितंबर तक 2000 रुपये के नोट बैंकों में जमा कर दें या फिर उनके बदले में दूसरे वैल्यू के नोट ले लें। अब बैंक से नोट बदलने के लिए आज तक का लास्ट समय है। दोस्तों आजकल बैंक खाते में बैलेंस मेंटेन रखने का नियम है। आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निर्देशों के अनुसार ऐसा नहीं करने पर बैंक चार्ज लगाते हैं, जो भरना अनिवार्य होता है। लेकिन जब बैंक अकाउंट खाली होता है तब क्या होता है, ये आपको पता है? जब बैंक चार्ज लगाते हैं या फिर खाता माइनस में चला जाता है। जानने के लिए आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के इस नियम के बारे में पता होना चाहिए, जो हम आपको भी बता रहे हैं। तो आपको बता दें कि आरबीआई के दिशा निर्देश के अनुसार बैंक को खाते में मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने के लिए कहा गया है। जहाँ हर बैंक ने इसका एक अमाउंट फिक्स कर दिया है। इस फिक्स अमाउंट से कम बैलेंस रखने पर चार्ज लगाया जाता है। अलग अलग बैंक अलग अलग चार्ज लगाते हैं। ये एरिया के हिसाब से हो सकता है। जहाँ शहरी इलाकों में ज़्यादा जुर्माना लगाया जा सकता है, ग्रामीण इलाकों में कम जुर्माना लगाया जाता है। आरबीआई के दिशा निर्देश के अनुसार बैंक को ग्राहकों को मिनिमम बैलेंस नहीं रखने के बारे में बताना होगा। जब यही 1 महीने के अंदर बैलेंस मेंटेन नहीं होता है तो फिर जुर्माना लगाने का निर्देश है। जब बैंक इसके लिए एसएमएस, ईमेल या फिर लेटर भेजेंगे। बैंक ग्राहकों को बैलेंस मेंटेन करने के लिए समय देते हैं, जो 1 महीने तक का ही हो सकता है। इस समय सीमा के बाद बैंक ग्राहकों को बता करके जुर्माना लगाएंगे। आरबीआई के दिशा निर्देश के अनुसार मिनिमम बैलेंस मेंटेन रखने में जितना अमाउंट कम होगा, जुर्माना उसी रेशो में लगाया जाएगा, यानी कि चार्ज तय प्रतिशत के आधार पर ही लगाया जाएगा। दोस्तों एक रिसर्च में यह पाया गया है कि 12 साल तक की उम्र के कम से कम 42% बच्चे हर दिन औसतन 2 से 4 घंटे अपने स्मार्टफोन या फिर टैबलेट से चिपके रहते हैं, जबकि इससे अधिक आयु के बच्चे हर दिन 47% वक्त मोबाइल फोन की स्क्रीन पर बिताते हैं। वाईफाई पर चल रहे ट्रैफिक पर नजर रखने वाले उपकरण हैप्पीनेट्स कंपनी द्वारा कराए गए सर्वेक्षण के अनुसार जिन घरों में कई उपकरण हैं, वहां अभिभावकों के लिए अपने बच्चों के स्क्रीन पर बिताने वाले वक्त को नियंत्रित करना और उन्हें आपत्तिजनक सामग्री देखने से रोकना एक चुनौती है। यह सर्वेक्षण 1500 अभिभावकों के बीच किया गया है, जिसमें पाया गया है कि 12 साल और उससे अधिक आयु के 69% बच्चों के पास अपने टैबलेट या फिर स्मार्टफोन है, जिससे वे इंटरनेट पर बिना किसी रोक टोक के कुछ भी देख सकते हैं। सर्वेक्षण रिपोर्ट में कहा गया है कि उनमें से 76% बच्चे यूट्यूब की दुनिया में खो जाते हैं, जबकि 12 साल और फिर उससे अधिक आयु के 61% बच्चे गेमिंग की ओर आकर्षित होते हैं। इसमें कहा गया है कि स्क्रीन पर आधारित मनोरंजन के कारण उनका स्क्रीन पर बिताया गया वक्त बढ़ता जाता है, जिससे 12 साल तक की उम्र के 42% बच्चे हर रोज औसतन 2 से 4 घंटे स्क्रीन पर नजर गड़ाए हुए रहते हैं, तथा 12 साल से अधिक उम्र के बच्चे हर दिन 47% वक्त स्क्रीन पर बिताते हैं। हैप्पीनेस की सह संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी ऋचा सिंह ने कहा है कि जब शिक्षा से लेकर के मनोरंजन तक
सब कुछ डिजिटल हो रहा है, तो फिर स्मार्ट उपकरण आज बच्चों के लिए एक सहायक बन गया है। जहाँ बच्चे अच्छा खासा वक्त अपने गैजेट्स पर बिताते हैं, चाहे वो स्कूल में मिला हो होमवर्क करना हो, या फिर दोस्तों या फिर परिवार के सदस्यों के साथ चैट करना हो, या फिर पढ़ाई के लिए ऐप का इस्तेमाल करना हो। हैप्पीनेस एक पेरेंट्स कंट्रोल फिल्टर बॉक्स उपलब्ध कराता है, जो कि 11 करोड़ से अधिक वेबसाइट और फिर ऐप पर नियमित नजर रखता है। दोस्तों बात करते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को बिहार शरीफ प्रखंड के फतेहपुर गांव पहुंचे, जहां उन्होंने 100 करोड़ की लागत से बने चंद्रिका पावर के एथेनॉल उत्पादन प्रतिष्ठान का उद्घाटन किया। इस एथेनॉल फैक्ट्री में प्रतिदिन 60,000 लीटर एथेनॉल का उत्पादन होगा, साथ ही आसपास के दर्जनों गाँव के किसानों और फिर बेरोजगार लोगों को लाभ मिलेगा। नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार सरकार ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रसिद्ध है। राज्य में कई सौर और पवन ऊर्जा परियोजनाएं चल रही है। इन परियोजनाओं से राज्य को बड़ी मात्रा में बिजली मिल रही है। एथेनॉल उत्पादन प्रतिष्ठान भी राज्य के ऊर्जा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण योगदान देगा। इस अवसर पर उद्योग मंत्री समीर महासेठ ने कहा कि यह प्रतिष्ठान बिहार के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। ये प्रतिष्ठान प्रतिवर्ष 100 मिलियन लीटर एथेनॉल का उत्पादन करेगा। ये एथेनॉल पेट्रोल में मिला करके इस्तेमाल किया जाएगा। इससे बिहार में पेट्रोल की खपत में कमी आएगी और फिर पर्यावरण को भी लाभ होगा। दोस्तों बिहार के स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के उद्देश्य से शिक्षा विभाग के द्वारा कई फैसले लिए जा रहे हैं। जहाँ सख्त छवि के IAS अधिकारी के पाठक को विभाग के अपर मुख्य सचिव बनाया गया, तो फिर उन्होंने एक के बाद एक करके फरमान जारी किए। जहाँ के पाठक लगातार स्कूलों का औचक निरीक्षण करते रहे हैं। स्कूलों की व्यवस्था को लेकर के वही कई जगहों पर प्रधानाध्यापकों को फटकार तक लगा चुके हैं। जब वहीं कई जिलों में शिक्षा विभाग की ओर से अलग अलग निर्देश भी जारी करते रहते हैं। कभी परिधान को लेकर तो कभी उपस्थिति को लेकर के शिक्षकों के लिए भी निर्देश जारी हो चुके हैं। जब वहीं अब एक और नया फरमान सामने आया है कि जो शिक्षकों के लिए है, अब अगर कोई शिक्षक स्कूल में तंबाकू या फिर गुटखा खाते हुए पकड़े गए तो शिक्षा विभाग उस शिक्षक के ऊपर कड़ी कार्रवाई करेगा। जी हाँ, आपको बता दें कि भागलपुर में जिला शिक्षा पदाधिकारी ने एक नया फरमान जारी किया है। स्कूलों में तंबाकू गुटखा खाने वाले शिक्षकों की अब खैर नहीं है। अगर शिक्षक स्कूलों में तंबाकू गुटखा खाते हुए दिख गए तो फिर विभाग कड़ी कार्रवाई करेगा। इतना ही नहीं बल्कि गुप्त रूप से शिक्षा विभाग द्वारा पता लगाया जा रहा है कि कौन कौन ऐसे शिक्षक या फिर प्रधान अध्यापक है जो स्कूल में तंबाकू और गुटखा का खुलेआम सेवन कर रहे हैं। सूत्र बता रहे हैं कि शिक्षा विभाग ने इसको लेकर के कुछ कर्मियों को काम पर भी लगा दिया है। DO संजय कुमार ने भी इसको लेकर के आवश्यक निर्देश जारी कर दिया है। दोस्तों बात करते हैं कि इंडिया गठबंधन की पहली रैली पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में हो सकती है। इसको लेकर के बातचीत चल रही है। आपको बता दें कि पहले ये रैली भोपाल में होने वाली थी, लेकिन मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के विरोध के बाद रद्द कर दिया गया। जी हाँ, पटना में रैली को लेकर के कांग्रेस समेत गठबंधन के अन्य दलों से बातचीत हो रही है। सूत्रों का कहना है कि पटना की रैली के बाद नागपुर, चेन्नई, गुवाहाटी में इंडिया गठबंधन की रैली हो सकती है और सबसे अंत में दिल्ली के रामलीला मैदान में रैली हो सकती है। जहाँ हर रैली के लिए इंडिया गठबंधन एजेंडा तैयार कर रहा है। जहां वहीं पटना में होने वाली रैली में जातीय जनगणना के मुद्दे पर भाजपा को घेरने की कोशिश हो सकती है। जब बिहार में JDU और RJD ने इसे मुद्दा बना दिया है और फिर माना जा रहा है कि विपक्ष का इंडिया गठबंधन महागठबंधन त्योहारों से पहले एक बड़ी रैली करके जनता को संदेश देना चाहते हैं कि वह गठबंधन एकजुट और अटूट है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग अलग चुनाव ठोक रहे हैं, तो फिर गठबंधन में दोनों दल शामिल है। यह इंडिया गठबंधन में चिंगारी भड़काने की सूचना आए दिन आती रहती है। जब कभी दिल्ली में आम आदमी पार्टी कांग्रेस का विवाद होता है तो कभी पंजाब में तनातनी की खबरें आती है। ऐसे में अगर इंडिया गठबंधन रैली कर लेता है तो फिर ये उसकी सफलता मानी जाएगी। ये कहना गलत नहीं होगा। दोस्तों बात करते हैं कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि हिंदू धर्मों को समाप्त करने के लिए छिपा हुआ एजेंडा चलाया जा रहा है। देश इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता है। उन्होंने कहा है कि लालू प्रसाद यादव ने असमंजस उत्पन्न किया हुआ है, जब उनकी राजनीति समाज में असमंजस्य पैदा करने वाली है। गिरिराज सिंह ने कहा है कि OBC को PM नरेंद्र मोदी ने कानूनी मान्यता दी है। उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि भाजपा ने नीतीश कुमार के लिए दरवाजा बंद कर दिए हैं। गिरिराज सिंह ने कहा है कि नीतीश कुमार कोई नैतिक ताकत नहीं है कि वे भाजपा पर कुछ भी बोले। यदि आज नीतीश कुमार है तो फिर वे भाजपा के कारण हैं, उन्हें भाजपा ने ही बनाया है। गिरिराज सिंह ने कहा है कि नीतीश कुमार जिंदगी में कभी भी CM नहीं बन पाए होते। उन्होंने लालू प्रसाद यादव से हट करके पार्टी बनाई। यदि वे आज बिहार के CM है
तो उन्हें भाजपा का एहसानमंद रहना चाहिए। लालू यादव की पार्टी से गठबंधन करने से पहले नीतीश कुमार की पार्टी का बिहार में भाजपा के साथ गठबंधन था। नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाए जाने के लिए दुआएं करने पर गिरिराज सिंह ने कहा कि वे मजार पर जाएं या फिर हज करने के लिए जाएं, कुछ नहीं होगा। वे हीरो से जीरो हो गए हैं, वे अपने पैर पर कभी भी खड़े नहीं हुए हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि पिछले 7 सालों से एक मां अपने 2 बच्चों को खोने के गम में डूबी थी, लेकिन उत्तर प्रदेश से अचानक एक ऐसी सूचना आई जिसके बाद इस मां के आंखों की चमक वापस आ गई। जी हां, मां के लिए यह घटना किसी चमत्कार से कम नहीं है। जब बिहार की बेतिया के नरकटियागंज प्रकाश नगर से 2016 में 2 नाबालिग बच्चे घर के बाहर गायब हो गए थे। जब पिछले 7 साल से पूरा परिवार दोनों बच्चों को ढूंढने में लगा हुआ था, लेकिन उनका कोई भी सुराग नहीं मिला। दोनों बच्चे पिछले 7 साल से लखनऊ बाल सुधार गृह में रह रहे थे। इस बात का पता तब चला जब 2023 में 19 साल की कौशिका कुमारी को 9वीं का एग्जाम देना था। ऐसे में दोनों बच्चों का जब आधार कार्ड बनवाने के लिए गए तो फिर पता चला है कि उनका पहले से ही आधार कार्ड बना हुआ है। दोनों बच्चों की पहचान कर ली गई और फिर अब दोनों बच्चों को उनके माता पिता मिल गए। जब फिलहाल कौशिका कुमारी 19 साल की है, यह शिकारपुर पुलिस की मदद से अपने माता पिता के पास चली गई है। वहीं उनका छोटा बेटा राजीव जो 14 साल की अभी भी बाल गृह में है, जहां उसकी परीक्षा चल रही है और परीक्षा समाप्त होते ही वे भी अपने घर लौट आएगा। जब कौशिका ने बताया है कि उसे बचपन की बातें याद नहीं है, जब उसे नहीं पता है कि वे कैसे लापता हुई और कैसे लखनऊ पहुंच गई। कौशिका ने कहा है कि मैं बाल गृह में पिछले 7 साल से रह रही थी। 9वीं कक्षा में रजिस्ट्रेशन के लिए आधार कार्ड की जरूरत थी। टीचर के साथ बनवाने गई तो मेरे माता पिता का पता चला। 9वीं कक्षा में जब रजिस्ट्रेशन के लिए आधार कार्ड की जरूरत पड़ी तो फिर बनवाने ले जाया गया। वहां पहले से ही मेरा आधार कार्ड बनने का प्रमाण था। जब पहले के आधार कार्ड के माध्यम से मेरे घर और माता पिता का नाम पता चल गया। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार से होकर के गुजरने वाली 18 ट्रेन के समय में बदलाव करने का ऐलान किया गया है। जहां इसके अलावा कई स्पेशल ट्रेन के परिचालन का फैसला रेलवे की ओर से किया गया है। 1 अक्टूबर से दानापुर मंडल की 18 ट्रेनों के समय में बदलाव होगा। नया टाइम टेबल जारी हो चुका है। रेलवे की नई समय सारणी 1 अक्टूबर से लागू हो जाएगी। जब समय सारणी तैयार करने के बाद पूर्व मध्य रेलवे के दानापुर मंडल ने ट्रेनों की बदली हुई टाइमिंग और फिर ठहराव को सिस्टम में फीड करना शुरू कर दिया है। टिकटों पर ट्रेनों के समय में बदलाव संबंधित संदेश लिख करके आने लगे हैं। जब मंडल की 18 ट्रेनों के समय में और पटना रांची और फिर पटना हावड़ा वंदे भारत के दिन में परिवर्तन किया गया है। दोस्तों, बात करते हैं कि मोतिहारी में आयोजित आरजेडी के अति पिछड़ा सामाजिक महासम्मेलन में पार्टी के नेता और फिर समर्थकों में जमकर के लात घूंसे चले। इस दौरान गांधी सभागार रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। दरअसल मोतिहारी के गांधी सभागार में आरजेडी ने अति पिछड़ा सामाजिक महासम्मेलन का आयोजन किया था, जहां भारी संख्या में नेताओं और फिर कार्यकर्ताओं का जुटान हुआ था। महासम्मेलन में भाग लेने के लिए बिहार सरकार के मंत्री इसराइल मंसूरी, विधि मंत्री समीम अहमद के साथ पार्टी के वरिष्ठ नेता श्याम रजक भी मौजूद थे। पूरा हॉल खचाखच कार्यकर्ताओं से भरा हुआ था। तभी पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी माने जाने वाले विनोद श्रीवास्तव के समर्थकों के साथ हॉल में एंट्री हुई। जहां इस दौरान समर्थकों ने जमकर के विनोद श्रीवास्तव जिंदाबाद के नारे लगाए। हालांकि वे थोड़ी देर से सभा में पहुंचे थे, जिसकी वजह से उन्हें आगे कतार में जगह नहीं मिली और उन्हें पीछे बैठना पड़ा। इतना देखते ही विनोद श्रीवास्तव के समर्थक आपा खो बैठे और नारेबाजी करने लगे। इसके बाद मनोज यादव मंच से कूद करके नीचे आए और फिर विनोद श्रीवास्तव के समर्थकों की पिटाई शुरू कर दी। फिर क्या था, देखते ही देखते दोनों नेताओं के बीच जम करके जुतम पैजाड़ हुआ और पूरा हॉल रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। इस हंगामे के दौरान विनोद श्रीवास्तव का एक समर्थक बुरी तरीके से जख्मी हो गया है। हालांकि इसके बाद वरिष्ठ नेता श्याम रजक ने मोर्चा संभाला और फिर दो गुट के समर्थकों को शांत कराया। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में एक बार फिर से गर्म और फिर उमस भरे दिन की वापसी हो रही है। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार 10 दिन के बाद हवाओं ने पूर्वी दिशा का दामन छोड़ करके उत्तरी दिशा के पाले में चली गई है। यह इसका असर गुरुवार के दिन के तापमान पर पड़ा है। भागलपुर में अधिकतम तापमान में दूसरे सर्वोच्च स्तर को छू लिया है। इससे पहले 18 सितंबर से न केवल पूर्वी हवाएं जिले में लगातार चल रही थी, बल्कि इसी तारीख को दिन का पारा 36 डिग्री सेल्सियस पर था। भारतीय मौसम विभाग की माने तो 30 सितंबर तक यानी कि आज तक ऐसे ही गर्म और फिर उमस भरा दिन और रात रहेगी। वहीं BAU सबोर्ड के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर सुनील कुमार ने बताया है कि 1 से 3 अक्टूबर तक जिले में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश का अनुमान है।
जिले में बारिश थमने के बाद तापमान में वृद्धि हो शुरू है। जब मुजफ्फरपुर में पिछले 5 दिनों में अधिकतम तापमान में 8.2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की गई है। बीते 24 सितंबर को अधिकतम पारा 26.2 डिग्री था, जो गुरुवार को बढ़कर के 34.7 डिग्री पर पहुंच गया है। तापमान में वृद्धि से लोग गर्मी और फिर उमस से परेशान हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि इंटरनेट के ज़माने में कब किसको किससे प्यार हो जाए कहना मुश्किल है। माता पिता अपने बच्चों की शादी की योजना बनाते रहते हैं और तब तक कहानी कुछ और ही सामने आ जाती है। और ऐसा ही एक कहानी छपरा जिला से सामने आई है, जहां जलालपुर थाना क्षेत्र की सुख सेना गांव में एक लड़की को बगल के गांव के एक लड़के से प्यार हो गया। इसके बाद जो कहानी सामने आई है उसकी चर्चा पूरे गाँव में हो रही है। बताया जा रहा है कि लड़की के पास स्मार्टफोन था। इसी स्मार्टफोन के जरिए उसने पहले इंटरनेट के जरिए एक लड़के के साथ जम करके चैटिंग की या चैटिंग शुरू कर दी। फिर दोनों के बीच दोस्ती और प्यार हुआ और बात शादी तक पहुंच गई। लेकिन लड़की की मां तैयार नहीं हुई। जब लड़की मानने को तैयार नहीं हुई और लड़का लगातार परेशान करता रहा तो फिर लड़की की मां ने दाऊदपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज करा दी। लेकिन लड़का लड़की दोनों बालिग थे, तो फिर पुलिस ने काउंसलिंग की और फिर दोनों पक्षों को समझा बुझा करके दोनों को अपनी जिंदगी अपने ढंग से जीने के लिए आग्रह किया और फिर सामाजिक लोगों ने इसमें पहल की। काफी मान मनोबल के बाद गुरुवार को सामाजिक पहल पर दोनों पक्षों की रजामंदी से थाना परिसर में स्थित शिव पार्वती स्थान में प्रेमी और प्रेमिका की शादी करा दी गई। संसद में राजदंड, देश में राजपुताना रेजिमेंट, तो फिर अलग राजपुताना राज्य क्यों नहीं? जब बिहार में ठाकुर विवाद के बीच ये मांग उठ रही है। जब बिहार प्रदेश कांग्रेस के पूर्व सचिव होने का दावा कर रहे हैं कि सिद्धार्थ छत्री की तस्वीर के साथ एक पोस्टर वायरल हो रहा है। उन्होंने मांग रखी है कि हमें चाहिए अलग राजपुताना राज्य। राष्ट्रीय जनता दल के सांसद मनोज झा के संसद में ठाकुर कविता सुनाने के बाद ये पूरा विवाद हो रहा है। राज्य के 7 जिलों को तोड़ करके अलग राजपुताना राज्य बनाने की मांग की जा रही है। सिद्धार्थ छत्री गैर राजनीतिक मंच अलग राजपुताना राज्य संघर्ष समिति से जुड़ा हुआ है। जो उन्होंने पोस्टर के जरिए ठाकुर के सामाजिक न्याय की मांग उठाई है। कहते हैं कि वीपी सिंह ने पिछड़ों को आरक्षण दे दिया है। अर्जुन सिंह ने पिछड़ों को उच्च शिक्षा में 27% आरक्षण दिया है और चंद्रशेखर ने पिछड़ी जाति के सामाजिक नेताओं को मुख्य धारा में ले आए हैं। तब उन्होंने खुली बहस को चुनौती दी है। पोस्टर में क्षत्रिय नेता ठाकुर के इतिहास को राजा हरिश्चंद्र, दानवीर कर्ण, पुरुषोत्तम राम, वीर कुंवर सिंह के साथ जोड़ा है और बिहार के 7 जिले औरंगाबाद, रोहतास, भोजपुर, सारण, वैशाली, समस्तीपुर और सहरसा को बिहार से तोड़ करके एक अलग राजपुताना राज्य बनाने की मांग की है। पोस्टर में राज्य के मैप पर इन जिलों को बाजाबता घेरा बना करके दर्शाया भी गया है। यह पोस्टर में राजद सांसद मनोज झा की तस्वीर पर रेड क्रॉस भी रखा गया है, जहां दूसरे साइड पर महाराणा प्रताप की तस्वीर लगाई गई है। मनोज झा ने संसद में ठाकुर पर एक कविता सुनाई थी। इसके बाद बिहार में बवाल मचा। राष्ट्रीय जनता दल के कुछ नेता भी उनकी कविता का विरोध कर रहे हैं। जब पार्टी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को यहां तक कहना पड़ा है कि उन्हें जाति से कोई मतलब नहीं है और वे जिस ठाकुर को मानते हैं वे वृंदावन में हैं। दोस्तों, कहते हैं कि पढ़ने और सीखने की कोई उम्र नहीं होती। कई लोगों ने इसे साबित भी कर दिया है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की रहने वाली 92 साल की एक दादी ने स्कूल जाना शुरू कर दिया तो सभी हैरान रह गए। अब दादी की खूब चर्चा हो रही है। एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें वे छोटे छोटे बच्चों के साथ क्लासरूम में बैठी हुई दिखाई दे रही है। दादी का नाम सलीमा खान है। जब सलीमा 6 महीने से स्कूल आ रही है और ठीक से पढ़ाई भी कर रही है। प्राइमरी स्कूल की प्रधान अध्यापिका प्रतिभा शर्मा कहती है कि 8 महीने पहले सलीमा मेरे पास आई और पढ़ाई करने का अनुरोध किया। बुजुर्गों को शिक्षित करना एक जिम्मेदारी है। जब उनके दृढ़ संकल्पों को देखते हुए उन्हें कक्षा में बैठने की अनुमति दे दी गई। सलीमा को बचपन में किसी कारणवश वह पढ़ाई नहीं कर पाई थी, लेकिन वह अब पढ़ना चाहती है। उन्होंने बताया है कि पोता उनसे ज़्यादा पैसा लेता है, वह अशिक्षित है, इसलिए उन्हें समझ में नहीं आता था। इसके बाद सलीमा ने पढ़ाई शुरू करने के लिए निश्चय किया और स्कूल जाना शुरू कर दिया। बताया जाता है कि केंद्र सरकार द्वारा साक्षर भारत अभियान के तहत रविवार 24 सितंबर साक्षर भारत अभियान के तहत साक्षर बनने की परीक्षा दी और पास भी कर दी गई। जहां पहले सलीमा को गिनती नहीं आती थी और अपना नाम नहीं लिख पाती थी, वहीं अब वे 1 से लेकर के 100 तक गिनती सुनाती है और फिर अपना नाम भी आसानी से लिखती है। सलीमा ने बताया है कि पहली बार परीक्षा देकर के उन्हें बहुत खुशी हुई है। सोशल मीडिया पर भी सलीमा की खूब तारीफ हो रही है। जब परीक्षा केंद्र पर बैठी सलीमा की फोटो और फिर वीडियो खूब वायरल हो रहे हैं। कुछ लोग उनके हौसले की तारीफ कर रहे हैं तो फिर कुछ लोग ऐसे बुजुर्गों को मनोबल बनाने वाले शिक्षकों की तारीफ भी कर रहे हैं।
दोस्तों, दुनिया में कौन सा इंसान है जो दुखी रहना चाहेगा, लेकिन किसी न किसी वजह से लोग परेशान और उदास हो जाते हैं। इस दुनिया में शायद ही कोई ऐसा होगा जो दुखी ना हो। हर कोई किसी न किसी वजह से परेशान है। अभी हम आपको उन देशों के बारे में बताने जा रहे हैं जो सबसे दुखी देशों की लिस्ट में आते हैं। हाल ही में वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने एक सूची जारी की है जिसमें सबसे ज़्यादा नाखुश देशों को शामिल किया गया है। इस सूची के अनुसार अफगानिस्तान दुनिया का सबसे दुखी देश के रूप में पहले नंबर पर आता है। यहाँ के लोग बेरोजगारी और फिर आर्थिक समस्याओं से बेहद दुखी है। उसके बाद लेबनान का नंबर आता है। लेबनान घूमने के लिए बेहद खूबसूरत है, लेकिन यहाँ भी लोग कई चीज़ों से नाखुश रहते हैं। इस लिस्ट में ये देश दूसरे नंबर पर है। तीसरे स्थान पर सिएरा लियोन आती है। यहाँ इस लिस्ट में जिम्बाब्वे भी चौथे नंबर पर आता है, जहाँ के लोग डांस और पार्टी करने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन बदहाली के मामले में ये चौथे नंबर पर है। उसके बाद इस लिस्ट में भारत 12वें नंबर पर मौजूद है, यानी कि ये देश दुनिया के सबसे दुखी देशों में गिना जाता है। यहाँ के लोग कई कारणों से दुखी है, लेकिन पाकिस्तान सबसे ज़्यादा खुश है। आपको बता दूं कि मुझे ये नहीं पता है कि ये लिस्ट किस आधार पर तैयार की गई है, लेकिन हम आपको बता दें कि पाकिस्तान की रैंकिंग हमसे बेहतर है। जी हाँ, नाखुश देशों में पाकिस्तान 30वें स्थान पर है। ये सब जानकर कि आपको गुस्सा आता है या फिर हंसी आ सकती है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्या सच में पाकिस्तान इंडिया से बेहतर है। दोस्तों, बात करते हैं कि लालू जी का आशीर्वाद नहीं होता तो आनंद मोहन कभी भी जेल से बाहर नहीं आते। लालू जी की ही देन है कि जो आनंद मोहन आज जेल से बाहर आए हैं और मीडिया में बयान दे रहे हैं। इसीलिए समाज में उन्माद फैलाने की कोशिश नहीं करें। जब वे और उनके बेटे चेतन आनंद समाज में जानबूझ करके ऐसे बयानबाजी कर रहे हैं जिसमें आक्रोश बढ़ेगा। ये बातें कांग्रेस के विधायक प्रतिमा कुमारी ने कही है। दरअसल पिछले दिनों महिला आरक्षण बिल के दौरान राजद के राज्यसभा सांसद मनोज झा की तरफ से सदन में महिला आरक्षण बिल पर अपनी बातों को रखते हुए ठाकुरों पर एक कविता पढ़ी गई थी। अब इसी कविता को लेकर के बिहार और यूपी की सियासत काफी गर्म हो चुकी है। इतना ही नहीं, मनोज झा के ही पार्टी के विधायक चेतन आनंद और फिर पूर्व बाहुबली सांसद आनंद मोहन के इनके खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। जब अब इसी बात को लेकर के कांग्रेस की ओर से भी प्रतिक्रिया सामने आई है। जब कांग्रेस के विधायक ने कहा है कि हमारे अंदर भी ठाकुर है, आपके अंदर भी ठाकुर है और उनके अंदर भी ठाकुर है। जिन्होंने ये कविता लिखी है उनका ठाकुर से मतलब ये है कि जो शोषण करने वाले लोग हैं, जो गरीब दलित वंचित और फिर शोषित समाज का शोषण करते हैं, वो ठाकुर हैं। ठाकुर कोई जाति नहीं होती है। इसके आगे प्रतिमा कुमारी ने कहा है कि ठाकुरों पर बयानबाजी करके देश की राजनीतिक माहौल को बिगाड़ना, देश के भाईचारों को बिगाड़ना आनंद मोहन और चेतन आनंद को शोभा नहीं देता। जब उनको इस तरीके के जात पात में लोगों को बता करके देश में उन्माद और राज्य में उन्माद फैलाना नहीं चाहिए। दोस्तों, बिहार की सुस्त पड़ी शिक्षा व्यवस्था एसके के पाठक आते ही पटरी पर लौटने लगी है। शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए हर दिन नए नए आदेश जारी किए जाते हैं और सरकारी विद्यालयों में उस फरमान को तत्काल गति की जा रही है। इसी बीच एक ऐसा ही विद्यालय का मामला सामने आया है जिसके बारे में आप ये जानकर जरूर सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि जब इस विद्यालय की शिक्षा व्यवस्था इतनी बेहतर हो सकती है तो फिर बिहार के अंदर सरकारी विद्यालय इससे बेहतर क्यों नहीं हो सकती है। जी हाँ, आपको बता दें कि दरअसल इंडो नेपाल सीमा से सटे तराई क्षेत्र में महादलित बस्ती में संचालित राजकीय प्राथमिक विद्यालय रहुआ टोला में अधिकांश दलित और महादलित परिवार के गरीब बच्चे पढ़ते हैं। इस स्कूल को पूरी तरीके से इको फ्रेंडली बनाया गया है। चारों तरफ हरे हरे पेड़ पौधे लगाए गए हैं और सीता की अशोक वाटिका बनाई गई है ताकि बच्चों को संस्कृति का भी ज्ञान मिल सके। वहीं पर इस विद्यालय की अन्य खासियत की बात करें तो फिर बच्चे पूरी तरीके से स्कूल यूनिफॉर्म में आते हैं और फिर सबके गले में निजी स्कूलों की तरह आई कार्ड लटके मिलेंगे। यहाँ तक कि शिक्षक भी आई कार्ड लगा करके आते हैं। जब बच्चों के बैठने के लिए बेंच डेस्क नहीं है, इसके बावजूद भी प्रधान अध्यापक ने सभी बच्चों के बैठने के लिए गद्देदार कुशल बनवाया गया है। जी हाँ, कुशन बनवाया गया है। विद्यालय में कक्षा की शुरुआत चेतना सत्र के साथ होती है और इसमें बच्चे को बिहार दर्शन और भारत दर्शन कराया जाता है। जब विद्यालय की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ के बच्चों को अनुशासन में रहना सिखाया जाता है। इसी क्रम में यदि कोई बच्चा बिना बाल कटवाए स्कूल आ जाते हैं तो फिर प्रधान शिक्षक खुद बच्चों का बाल काटते हैं। इसके लिए वे अपने दफ्तर में कैंची रखते हैं। यदि बच्चों का यूनिफॉर्म गंदा हो जाए तो फिर यहाँ के रसोइया उन बच्चों का ड्रेस धो करके साफ करती है। छात्र छात्राओं ने एक कमरे में अपना बैंक खाता खोल रखा है। इस बैंक का उद्देश्य छात्र छात्राओं की ज़रूरतों को पूरा करना है।
दरअसल महादलित बस्ती के बच्चे अमूमन गरीब परिवार से होते हैं, लिहाजा उन्हें जब भी पेन, कॉपी या फिर अन्य शिक्षण सामग्री की ज़रूरत होती है तो फिर इस बैंक से कर्ज लेते हैं और फिर उसे चुका देते हैं। इसके लिए सभी बच्चे प्रत्येक माह अपना बैंक में 5-5 रुपये जमा करते हैं। जमा और फिर निकासी प्रक्रिया के लिए छात्रों में से ही बैंक मैनेजर और अकाउंटेंट भी बहाल की गई है, जो दैनिक खाता बही का कार्य देखते हैं। आपको बता दें कि बिहार के टॉप 10 और जिला के नंबर 1 सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में से इस विद्यालय की गिनती होती है, जो जिला के लिए गर्व की बात है। इससे अन्य विद्यालयों को मार्गदर्शन लेने की जरूरत है। विद्यालय के छात्र छात्राओं का कहना है कि उनके विद्यालय में हर वह व्यवस्था है जो किसी निजी स्कूल में होती है, यानी कि प्राइवेट स्कूल में होती है। प्रधान शिक्षक ने उनके पीने के लिए आरओ पानी की व्यवस्था की है। साथ ही विद्यालय की सीढ़ियों के पायदानों पर गिनती, पहाड़ा और ककहरा समेत अन्य चीज़ें लिखवाई गई है, ताकि वे सीढ़ियों पर उतरते चढ़ते समय और पहाड़ा समेत सप्ताह और फिर माह के नाम याद कर सके। इसके अलावा भी बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं जो शिक्षा ग्रहण करने के लिए काफ़ी उपयोगी माहौल बनाती है। सीमित संसाधनों के बीच बच्चों को बेहतर शिक्षा देना ही उनका मकसद है। जब महादलित बस्ती में विद्यालय होने के कारण दलित और महादलित बच्चों की संख्या ज़्यादा है, जब उनके माँ बाप प्रतिदिन मजदूरी करते हैं और फिर इसी से अपना पेट पालते हैं। जब विद्यालय उन्हें अपने बच्चों की देखरेख के लिए समय नहीं मिल पाता है, जिस कारण बच्चे बाल बढ़ाए और फिर गंदे कपड़े पहन करके चले जाते हैं, लिहाजा वे खुद बच्चों का बाल काटते हैं और रसोइया उन बच्चों का गंदा कपड़ा भी धोती है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से अपने गृह जिला नालंदा जा रहे हैं। जब नीतीश कुमार बिहार में मचे सियासी घमासान के बीच एक बार फिर से नालंदा जा रहे हैं, ऐसे में राजनीतिक जानकार नीतीश के इस यात्रा को लेकर के कुछ और ही मतलब निकाल रहे हैं। जब लोगों के तरफ से फिर से ये सवाल उठना शुरू हो गया है कि क्या बिहार में फिर कोई बड़ा खेला होने वाला है। दरअसल नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि उनकी अंतरात्मा नालंदा जिले में ही जागती है। अंतरात्मा की आवाज़ पर ही वे कभी भाजपा तो कभी आरजेडी का साथ छोड़ते या फिर हाथ पकड़ते हैं। यह नीतीश कुमार के नालंदा जाने को लेकर के तरह तरह की चर्चाएं होती रहती है। जब फिलहाल बिहार की सियासी फिजा और फिर सोशल मीडिया में अटकलबाजी का दौर शुरू हो गया है। हालांकि कुछ लोग इसे राजनीति से नहीं जोड़ने की बात कह रहे हैं, वहीं कुछ लोगों का मानना है कि बिहार में महागठबंधन में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। ऐसे में नीतीश कुमार का नालंदा जाना एक बहुत बड़ा संकेत बताया जा रहा है। वहीं कुछ लोगों का यह भी कहना है कि नीतीश कुमार कभी भी किसी को भी बाय बोल सकते हैं। इस बीच नीतीश कुमार ने सक्रियता भी बढ़ा दी है। जब कभी वे अचानक सचिवालय पहुंच जाते हैं तो कभी आरजेडी के मंत्री के दफ्तर में हाजिरी लगा देते हैं, या तो कभी राह से गुजरते अपनी पार्टी जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह से मिलने प्रदेश ऑफिस पहुंच जाते हैं। अचानक से 2 दिन में 2 बार राबड़ी देवी के आवास पर निकल जाते हैं। जब उनकी बातचीत का अंदाजा भी बदल गया है। जब कहीं से कोई चर्चा नहीं थी तो फिर नीतीश कुमार ने अपने अधिकारियों को समय पर काम पूरा करने का निर्देश देते हुए कह दिया है कि चुनाव कभी भी हो सकते हैं। हालांकि बाद में अमित शाह ने भी यही बात दोहराई कि बिहार में समय से पहले चुनाव हो सकते हैं। यानी कि अमित शाह और नीतीश कुमार का जुबान बिल्कुल एक है, यानी जो नीतीश कुमार कह रहे हैं वही अमित शाह कह रहे हैं। तो इसको देख करके लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि राजनीति में अब कुछ भी हो सकता है, या नीतीश कुमार कभी भी पलटी मार सकते हैं। यानी कि नीतीश कुमार महागठबंधन को छोड़ करके भाजपा में जा सकते हैं। हालांकि नीतीश कुमार के नेताओं का कहना है कि ऐसा बहुत कम ही पॉसिबल होता है। दोस्तों, बात करते हैं कि एक तरफ बिहार के नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने को लेकर के नीतीश सरकार ने गंभीरता दिखाई है, वहीं दूसरी तरफ शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक इसके खिलाफ देश के सबसे बड़ी अदालत का रुख कर दिया है। ऐसे में अब तमाम नियोजित शिक्षक असमंजस्य में हैं कि आखिर सरकार की मंशा क्या है। सरकार की ओर से लगातार नियोजित शिक्षकों को आश्वासन दिया जा रहा है कि उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा, लेकिन इसके खिलाफ ही शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव का सुप्रीम कोर्ट जाना शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। दरअसल टीईटी शिक्षक संघ की ओर से नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए पटना हाईकोर्ट में एक याचिका दायर किया गया था। इसी याचिका के खिलाफ शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने 25 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी याचिका दायर की है। आपको बता दें कि 25 सितंबर को ही शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव के पाठक पटना से बाहर हैं और जानकारी थी कि विभागीय कार्यों से वे दिल्ली गए हैं। दोस्तों, बात करेंगे कि विदेशों में पकड़े जाने वाले 90% भिखारी पाकिस्तान के पाए गए हैं। जहां हैरान कर देने वाली बात यह है कि इनमें से ज़्यादातर पाकिस्तानी जायरीन
हज करने के लिए जाने वाले यात्री बनकर के अरब देश में जाते हैं और वहां पॉकेटमारी करने लगते हैं। जहां सऊदी अरब ने कहा है कि इन पाकिस्तानी जेब कतरों के कारण उसके देश के जेलें भर गई है। जब मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सऊदी अरब ने विदेश मंत्रालय के अधिकारियों की एक मीटिंग में पाकिस्तान को अपने हज कोटा से जायरीनों का चयन करने में सावधानी बरतने की नसीहत दी है। प्रवासी पाकिस्तानियों पर सीनेट की अस्थायी समिति को बुधवार को सूचित किया गया है कि पाकिस्तान से बड़ी तादाद में भिखारी विदेश जा रहे हैं, जिससे मानव तस्करी बढ़ रही है। जब पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तान के प्रवासी और मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सचिव जुल्फिकार हैदर ने कुशल और अकुशल श्रमिकों के पाकिस्तान छोड़ने के मुद्दे पर सीनेट पैनल में एक चर्चा के दौरान इस बारे में खुलासा किया है। इस दौरान हैदर ने समिति को बताया है कि अन्य देशों में अरेस्ट किए गए 90% भिखारी पाकिस्तानी मूल के थे। जब उन्होंने बताया है कि कई भिखारियों ने सऊदी अरब, ईरान और इराक की यात्रा के लिए उम्रा वीज़ा का गैर कानूनी लाभ उठाया था। जब उन्होंने इस बात पर भी अफसोस जाहिर किया है कि मक्का में मस्जिद अल हरम जैसे पाक स्थलों पर पकड़े गए जेब कतरों में बड़ी तादाद में पाकिस्तानी नागरिक शामिल थे। दोस्तों, बात करते हैं कि आगामी लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव को देखते हुए महंगाई का लगातार बढ़ते रहना चिंता का विषय है। घरेलू बचत महंगाई बढ़ता, व्यक्तिगत कर्ज बढ़ते, व्यक्तिगत खर्चे आदि को लेकर के निम्न एवं मध्यम वर्ग लोग परेशान है। इस परेशानी के समाधान की बजाय सत्ता एवं विपक्ष दल एक दूसरे पर दोषारोपण कर रहे हैं। जब भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी ताज़ा मासिक बुलेटिन में माना है कि खाद्य मुद्रास्फीति को काबू करना कठिन साबित हो रहा है। आरबीआई द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार भारत की घरेलू बचत दर वित्त वर्ष 2022-23 में 5 दशकों के निचले स्तर पर पहुंच गई है। 18 सितंबर को जारी इन आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2022-23 में देश की शुद्ध घरेलू बचत पिछले साल की तुलना में 19% कम रही है। 2021-22 में देश की शुद्ध घरेलू बचत जीडीपी के 7.2% पर थी, जो इस साल और फिर घट करके सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 5 दशक के निचले स्तर पर 5.1% पर आ गई। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।